हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम आने में अभी काफ़ी समय नहीं बचा है, तो आप लोग बड़ी जी जान से बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी आप लोगों से उम्मीद है। और हमारे ये जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उन सारे वीडियो को आप ज़रूर देख भी रहे होंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने ही वाला है। जितने भी ये नोट्स आपके रहेंगे वो सारे आपको इंस्टाग्राम आईडी पर वो उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। आप जाकर वहाँ पर नोट्स अवेलेबल आपको हो जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विंग क्लासेस ने शुरू की है ये आप सभी के लिए की बैच, और इसी की बैच में मैं नरेंद्र पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 के कुछ थ्योरिकल क्वेश्चंस को समझा था। आज उसी चैप्टर 4 से हम कुछ डेरिवेशन लेकर आए हैं और उन सारी डेरिवेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम जितनी भी डेरिवेशन करेंगे वो मोस्ट आईएमपी डेरिवेशंस होगी और उन सारी डेरिवेशंस को आपको कंप्लीट कर ही लेना है। आप एक बार नहीं तो दूसरी बार वीडियो देखिए, दूसरी बार नहीं तीसरी बार वीडियो देखिए। आप पर जरूर से जरूर इन डेरिवेशंस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। लास्ट टाइम जैसे इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, तो इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, डेरिवेशन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस में सबसे पहले आपसे जैसे पूछा जाएगा कि सर ऑरेस्टेड ने एक बात बता के गए थे। उन्होंने कहा था कि सर किसी भी एक कंडक्टर में, मान लीजिए एक कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो कराते हैं तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड या वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी तीव्रता कितनी होगी, इसके लिए एक व्यक्ति आए जिनका नाम था बायोट, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक लॉ दे दिया। और इन्होंने लॉ क्या दिया, बायो सावर्ट लॉ इन्होंने दे दिया। अभी सर ये बायो सावर्ट का लॉ क्या है, या बायो सावर्ट का नियम किसे कहते हैं, किसके लिए है ये, तो ये एक्चुअल में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई अगर धारावाही चालक ले लिया हमने एक्स वाई, इस एक्स वाई अगर आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जिसमें मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कहां पर, अपवर्ड डायरेक्शन में जो कितना हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके सराउंडिंग में किसी भी एक पॉइंट पर, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की। किसी धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास में एक बिंदु पर, मान लो ये बिंदु मैंने या पॉइंट ले लिया कौन सा, पी, इस पी पॉइंट पर मुझे अगर तीव्रता निकालनी है तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा मेरे बायो सावर्ट के लॉ का। बायो सावर्ट ने जो इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पर, इसके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार बातें बताई है कि आखिरकार इस पॉइंट पर इंटेंसिटी किन किन चीजों पर निर्भर करेगी। तो हमने कहा सर ये मेरा जो एलिमेंट है, जो मेरा एक छोटा सा अवयव है, इस अवयव की मैंने इस अवयव की मैंने लेंथ मान ली dl है, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसको हमने क्या बोला, dl बोला है। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। साथ साथ एक बात और ध्यान रखना कि इस एलिमेंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस अगर हम लेते हैं तो उस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, r बोल दिया, और उसको मिलाने वाली जो लाइन है वो इस एलिमेंट के साथ जितना भी एंगल बनाएगी उस एंगल पर भी यहाँ पर ये वैल्यू डिपेंड करेगी। तो सर ये जो इंटेंसिटी है, अगर आपका एलिमेंट छोटा सा है, डीएल एलिमेंट है, तो फिर इसके कारण जो इंटेंसिटी आएगी, जिसको अगर हम क्या बोलेंगे, जिसको अगर हम डीवी बोलते हैं, तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, तो हमने कहा फोर चीजों पर डिपेंड करने वाली है। कौन कौन सी चीजें सर, तो हमने कहा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, बी से, पर ये स्मॉल एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी, इसलिए इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल डी से। डीबी के साथ हमने क्या लिया कि सर ये जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, तो हमने कहा ये डिपेंड करेगी फ्लोइंग करंट पर। जितना करंट आप ज्यादा फ्लो कराओगे उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड, ये जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डीएल के, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर के, यानी आपका जो चालक है उसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। और साथ साथ यही आपकी इंटेंसिटी आपके एंगल जो बनाएगी लाइन, जो आपका पॉइंट जहां पर आपको इंटेंसिटी निकालना है उससे मिलाने वाली जो लाइन है, जितना एंगल बनाएगी उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और साथ साथ जो इंटेंसिटी होती है वो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, कंडक्टर और उस पॉइंट के, उनके डिस्टेंस के
स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये सारी बातें कही थी किसने, हमारे बायो सावर्ट ने। इन सभी को अगर मैं कॉमन लिखूं, इन सभी को मैं अगर एक साथ लिखूं, तो डीवी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई डीएल साइन थीटा के, और अपॉन में आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से मैं अगर इक्वल का साइन लगाता हूं तो मुझे राइट हैंड साइड पर एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और ये जो कांस्टेंट है के, और ये के कांस्टेंट लेंगे जिसमें आएगा क्या, आई डी एल साइन थीटा, अपॉन में आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर। अब सर ये के क्या है, तो हमने कहा के इज अ कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट है या के एक नियतांक है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग मीडियम में इसका मान अलग अलग हो जाता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं वैक्यूम मीडियम की, या वैक्यूम या निर्वात माध्यम की अगर मैं बात करूं, निर्वात माध्यम की अगर मैं बात करूं तो इस के की वैल्यू होती है बच्चों म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। अब ये जो म्यू जीरो है या म्यू नॉट है, इसका मान क्या है, इसका मान होता है 10⁻⁻7। म्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमारी जो इंटेंसिटी आएगी वो आ जाएगी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, और साथ में आ जाएगा आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। ये आई हमारी इंटेंसिटी, और वो भी किससे आई, बायो सावर्ट के लॉ से। ये आपसे पूछी जा सकती है, इसको आप जरा कंप्लीट करके रखें, एकदम तैयार करके रखें, और इसकी यूनिट पूछेगा तो हमको याद भी होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, इसको हम क्या ले सकते हैं, टेस्ला, और साथ साथ इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं वेबर अपॉन मीटर का स्क्वायर भी, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। मतलब टेस्ला को आप और क्या ले सकते हो, टेस्ला को हम लिख सकते हैं वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट होती है, क्योंकि वेबर एक्चुअल में आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, वहां से यूनिट आती है। कैसे आती है वो अपन समझेंगे। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये जो आपकी पहली डेरिवेशन है, ये आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे आपसे जैसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर एक बात बताइए, अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमने क्या माना कि ये हमारा क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई अगर चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है और तो उस पर एक फोर्स लगता है, तो उस पर एक क्या लगता है, बल लगता है। तो सर अगर चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तो क्या फोर्स नहीं लगेगा, तो हमने कहा नहीं लगेगा। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो हम सीखने वाले हैं। आ जाइए, ये जो अगर आपका कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने क्यू बोला, जिस पर चार्ज क्यू है, एक चार्ज पार्टिकल या एक आवेशित कण है जिस पर आवेश कितना है, क्यू है, ये अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब आप बताइए, अगर ये मूव करता है, ये अगर गति करता है, तो जाहिर सी बात है ये कितनी, किसी ना किसी वेलोसिटी है ना किसी वेग से मूव करेगा। तो हमने बोल दिया कि ये कितने वेग से मूव कर रहा है, v वेग से मूव कर रहा है, और ये किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो 100% उसकी इंटेंसिटी भी होगी। तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है या चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उसकी इंटेंसिटी को मैंने बोल दिया b। अच्छा, और कुछ यहाँ पर ये चीज का यूज होने वाला है, तो हमने कहा बिल्कुल होने वाला है कि सर अगर आपका जो पार्टिकल है वो मूव तो कर रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ वो कितने डिग्री के एंगल से मूव कर रहा है, उस पर भी यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिपेंड करने वाली है। सर किसकी वैल्यू डिपेंड करने वाली है, तो यहाँ पर आपका जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण अगर गति करता है, तो उस पर बच्चों एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम बोल देते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोल देते हैं, लॉरेंज फोर्स। और ये जो लॉरेंज फोर्स है, जिसको हम कहते हैं लॉरेंज बल, ये किस पे लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे लगता है। अच्छा, कब लगेगा, ये लगेगा कब, जब हम कहेंगे वो एक चार्ज पार्टिकल होगा, आवेशित कण होगा, किसी एंगल के साथ वो क्या करेगा, इंटर करेगा, और साथ साथ वो एक मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और वो मूव करेगा। जब तक वो गतिमान नहीं होगा, जब तक वो आपका मूव नहीं करेगा, तब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई होने वाला नहीं है। तो लॉरेंज ने इसके बारे में क्या क्या बताया सर, लॉरेंज ने इसके बारे में बताया कि जो फोर्स आपका अप्लाई होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज के, यानी जितना ज्यादा चार्ज पार्टिकल होगा, जितना बड़ा चार्ज पार्टिकल होगा उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। दूसरा, ये जो वेलोसिटी है उसकी, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वो जितनी तेज स्पीड से आएगा उस पर उतना ही बल ज्यादा लगेगा। और साथ साथ इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा कि भैया इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा। साथ साथ अगर आपका एफ की वैल्यू अगर हमको थीटा के साथ निकालनी है तो याद रखिए कि वो जिस भी एंगल के साथ हमारे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा उसके थीटा का साइन भी लेना पड़ेगा। इन चारों चीजों के बारे में बताया हमारे लॉरेंज ने और कहा कि इन चारों चीजों पर डिपेंड करेगा हमारा फोर्स, जो कि किस पे लगेगा, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। अच्छा, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर अगर जो फोर्स लग रहा है उसको अगर मैं कॉमन लिखूं तो वो कितना आएगा सर, वो आएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूं तो क्यू वी बी साइन थीटा। और आप सभी जानते हैं राइट हैंड साइड पर हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तब। तो हमने कहा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सर, प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का साइन लगा दिया, राइट हैंड साइड पर एक कांस्टेंट लिया और साथ में हमने बाकी जो चीजें हैं उसको एज इट इज लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के क्या है, हम लिखेंगे के इज अ कांस्टेंट, के यहाँ पर एक नियतांक है, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो होती है जनरली वैक्यूम मीडियम में वो होती है बच्चा 1। इसका मतलब F इज इक्वल टू जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो किसकी वैल्यू आई सर, क्यू वी बी साइन थीटा ही हमारे लॉरेंज फोर्स की वैल्यू। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि लॉरेंज फोर्स किस किस पे लगेगा। पहला तो वो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, दूसरा वो वेलोसिटी के साथ या किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए, मतलब रेस्ट पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगेगा, और तीसरा वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करना चाहिए, और चौथा कि वो कितने डिग्री से इंटर कर रहा है यहाँ पर भी वैल्यू डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा जो उस पर फोर्स लगेगा जब थीटा होगा 90। आपने देखा कि जब 90 डिग्री से वो इंटर करेगा तब जाकर उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा, क्यू वी बी, और आ जाएगा साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है, साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फोर्स लगेगा मैक्सिमम वो कब लगेगा, जब वो 90 के डिग्री से क्या करेगा, इंटर करेगा। अगर वो पैरेलल अगर आए, मान लो थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर पैरेलल आता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो हमने कहा उस पर फोर्स लगेगा उस समय 0, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लॉरेंज फोर्स है इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है आपको समझ में आई भी होगी। अगली डेरिवेशन जैसे आपसे पूछी जाती है यहाँ पर कि सर ये तो आपका लॉरेंज फोर्स लगा जो कि एक चार्ज पार्टिकल पे लगा, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फिर सर क्या उस पर भी कोई फोर्स लगेगा, तो हमने कहा बिल्कुल लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो हमने कहा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ही ना आए। कैसा क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ऐसा आता है सुनिएगा, जैसे आपसे पूछे कि सर दो दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक नहीं बल्कि हमने कितने ले लिए, दो ले लिए, एक ए बी ले लिया और एक ले लिया सी डी। अब दो अगर धारावाही चालक अगर आपने पास पास में रखे हैं तो बताइए कितनी डिस्टेंस पे रखे होंगे सर, तो हमने मान लिया ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, ये एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। और पहले ए बी कंडक्टर में मान लो I1 करंट फ्लो हो रहा है और आपके सी डी कंडक्टर में मान लीजिए I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो आप बताइए कि एक आपके करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, जब धारा प्रवाहित करते हैं, तब इन पर एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। अब वो बल हो सकता है कि वो रिपल्सन फोर्स हो सके, वो आपका प्रतिकर्षण बल हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो अट्रैक्शन फोर्स हो जाए। अब बताइए कि अगर दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो आपका जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो जो फोर्स लगता है वो आपका रिपल्सन लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए सर, इसका मान कैसे निकाला जाए सर, तो हमने कहा इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इधर। कैसे, सुनिएगा। पता है अगर ए बी में हम करंट फ्लो करा रहे हैं आई, तो इसके कारण डी डिस्टेंस पर इस इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू I1 करंट एट
डी डिस्टेंस, यानी I1 धारा के कारण, I1 धारा के कारण डी दूरी पर तीव्रता कितनी आएगी। तो आप सब जानते हो कि इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है I1 तो इसके कारण डी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी यहीं पर होगी। तो हमने कहा यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं P, इस पूरी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। तो हमने कहा अगर करंट आपका I1 है इसमें फ्लो होने वाला, तो I1 के कारण जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी B1। अब ये B1 जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी पता है, एक फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी निकालने का, वो भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। कितना होता है सर, म्यू 0/2 पाई, म्यू 0/4 पाई, साथ में आता है 2I1 और डिवाइड बाय आ जाता है D। अब सर यहाँ पर म्यू 0/4 पाई ये तो कांस्टेंट टर्म है। I1 का मतलब I1 क्यों लिया, क्योंकि जिस कंडक्टर में आप करंट फ्लो करा रहे हो उसके लिए आपका I1 आ जाएगा। दूसरा कि वो जितनी डिस्टेंस पर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो उसके लिए उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, D आ जाएगी। ये इंटेंसिटी आती है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आप करंट फ्लो कराते हो उसके लिए। अच्छा तो सर ये तो आपकी इंटेंसिटी आ गई, ये जो आपकी आ गई वो तो तीव्रता है। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो इस पे लगने वाला फोर्स चाहिए, और ये जो बल है वो कितना होगा सर। तो हम निकाल रहे हैं फोर्स ड्यू टू B1 इंटेंसिटी, यानी B1 तीव्रता के कारण लगने वाला बल हम निकाल रहे हैं। और ये फोर्स किस पे लगेगा, हमारे CD कंडक्टर पे लगेगा। अच्छा तो CD कंडक्टर को आपने किसी एक इंटेंसिटी वाले फील्ड में, किसी एक तीव्रता वाले क्षेत्र में अगर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो सर CD अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ऐसा कहां से समझ में आएगा। तो हमने कहा सर हमने जब AB में करंट फ्लो कराया है, तो AB में करंट फ्लो कराया है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कौन रखा है, CD रखा है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो इंटेंसिटी होगी इतनी, जिसके अराउंड में या जिस पर जो है हमारा CD आ रहा है। तो CD पर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स की हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो CD पर फोर्स लगता है बच्चों इतना, कितना, ILB साइन थीटा। सर ILB साइन थीटा ये तो हमारे इस पर लगने वाला फोर्स है, पर I क्या है, I जिस पर लगने वाला फोर्स होता है उसमें बहने वाला करंट है। करंट मतलब इसमें कौन सा करंट फ्लो रहा है, तो हमने कहा I2 करंट फ्लो रहा है। तो बताइए कौन सी इंटेंसिटी में रखा हुआ है हमारा ये कंडक्टर, तो हमने कहा इसके कारण जो इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है, मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, B1, उस इंटेंसिटी में रखा है इसलिए B1 आ जाएगा। और L क्या है, तो हमने कहा दोनों ही कंडक्टर सेम लेंथ की है, और दोनों ही कंडक्टर सेम लेंथ के हैं, और लेंथ कितनी आ जाएगी, L, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, L ही लिखेंगे। साथ साथ आएगा साइन थीटा, और आपको पता है इसके कारण यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो बताओ दोनों के बीच में अगर हम देखें तो एंगल कितना बनेगा, तो हमने कहा एंगल बन रहा है हमारा कितना, 90 डिग्री। और आप सब जानते हो कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, अगर समीकरण 1 से मैं मान लिखता हूं तो क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू द I2 आएगा, हमने कहा ठीक है सर, L आएगा, हमने कहा ठीक है सर। और B1 का मतलब क्या, आप सब जानते हो B1 का मतलब होता है म्यू 0/4 पाई, इंटू में आएगा 2I1 अपॉन में आपका D आ जाएगा, और साथ साथ साइन थीटा है, और साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है। इसका मतलब यहाँ से अगर F को लिखूं मैं सिस्टमेटिक, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, कि म्यू 0 अपॉन लिख देंगे 4 पाई, और क्या आएगा सर, I1 आएगा, और सर क्या आएगा, I2 आएगा। तो हम इसको लिखें 2I1 और साथ में डिवाइड में कौन आएगा, डिवाइड में D आएगा। और भी कुछ बचा क्या सर, तो हमने कहा हाँ और भी बचा है, और क्या बचा है, और बचा है हमारा L, तो यहाँ पर हम लिख देंगे L को भी। ये हमारा दो आपके ऐसे कंडक्टर जो धारावाही चालक है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अगर एक दूसरे के पास में रखे हैं, एक दूसरे के करीब रखे हैं, तो उन पर कितना फोर्स लगेगा उसकी हमने वैल्यू निकाल ली है। अब अगर ये फोर्स है तो किस में आएगा, ये आएगा हमारे न्यूटन में। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको आने चाहिए। अब यहां से एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, वो थ्योरिकल क्वेश्चन आपको पक्का याद ही होना चाहिए, वो आता है बच्चों गैल्वेनोमीटर से।
सेंट से क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाला है, इस बार आएगा गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है, चल कुंडली धारा मापी जो होता है, वहां से क्वेश्चन आएगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। आप सब जानते हो, आप सबको पता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आप अमीटर बना सकते हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से आप वोल्टमीटर बना सकते हो, और साथ साथ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी ये है कि उसको आप कहीं भी रखो, किसी भी सिचुएशन में रखो, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, भली भांति काम करेगा। और साथ साथ एक और बात बता दूं मैं आपको कि वो जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, उसकी जो सुग्राहिता होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी ये 3-4 जो आपकी प्रॉपर्टी है, 3-4 जो आपकी विशेषताएं हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। तो मैंने कल जो आपको थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसकी आज आपको जो नोट्स है उसके, वो आप विंग्स क्लासेस के इंस्टाग्राम आईडी पर आपको मिल जाएंगे। आप हाईलाइट में जाना, हाईलाइट में आपको फिजिक्स में जब आप स्टोरी देखेंगे तो वहां पर एक लिंक आएगी, लिंक पे आप क्लिक करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों चैप्टर के आपको पूरे के पूरे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थ्योरिकल क्वेश्चन के आंसर आपको याद करना ही है किसी भी हालत में, और ये सारी डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको जब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन लिखना है तो आप यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स व्हेन टू करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस्ड नियर। ये दोनों के लिए क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो समय हो गया है अब इस लेक्चर को यहीं खत्म करने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और हमारा इतना सपोर्ट करने के लिए। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। विंग्स टीम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर दे रही है, तो उसका आप फायदा जरूर उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।